गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये क्लास 10th का 5th चैप्टर है और ये एक छोटा और सिंपल चैप्टर है जिसकी वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में भी आवर एनवायरनमेंट और जो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट हैं उनको पढ़ा होगा। तो व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? अगर हम सीधी बात करें तो एवरीथिंग विच सराउंड्स अस, हमारे सराउंडिंग में हमारे आसपास जो भी है दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट। तो सिंपली हमारे एनवायरनमेंट तो इतना ही होता है। अभी जैसे मैं क्लास में खड़ा हूँ तो ये मेरा एनवायरनमेंट है और ये मेरा इमीडिएट एनवायरनमेंट है, लेकिन ये क्लास और आसपास का पूरा जो स्कूल का कैंपस और ये खेत जो भी है यहाँ पर मसौरा में, ये पूरा मेरा पूरा एनवायरनमेंट है। तो हमारे आसपास आवर सराउंडिंग्स कंस्टिट्यूट्स आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब एनवायरनमेंट की बात कर ली तो एनवायरनमेंट के कई और एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट जो नेचुरल एनवायरनमेंट उसको ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है। एक ऐसा ऑर्गेनिज़म केवल ह्यूमन बीइंग्स ही ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको जब चाहे बदल भी सकते हैं। और इंसान ने या ह्यूमन बीइंग्स ने अपने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया है, डिस्ट्रॉय किया है, मैनिपुलेट किया अपने हिसाब से, जिसके कारण आज हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी पोल्यूटेड है और काफ़ी बीमारियां और कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी हैं। पोल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन तो एक प्रॉब्लम है ही, और नई नई जो बीमारियां आ रही हैं बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स ने सॉइल, लैंड, एयर, वाटर सभी को पोल्यूट किया है अपने एनवायरनमेंट, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। रिसोर्सेस का आपको मालूम है एनवायरनमेंट में बहुत सारे रिसोर्सेस भी हैं, उन रिसोर्सेस का गलत यूज़ किया है और एनवायरनमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स को ऐड करवा दिया है। अगर इन्हीं पोल्यूटेंट्स की हम बात कर लें तो इसमें कुछ होते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स और कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। अब बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या हैं? ऐसे पोल्यूटेंट्स जो नेचुरली अपने आप कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाते हैं, दे आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेदर, डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किचन वेस्ट, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बायोडिग्रेडेबल में आती हैं, which they get simply broken down or decomposed by the natural forces, bacteria and fungi। वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, कुछ ही दिन तक हमारे एनवायरनमेंट में वो टिक पाते हैं, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ऐसे भी कुछ सिंथेटिक केमिकल वेस्ट हैं जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं, जो उन्होंने प्रिपेयर किया है, वो ख़त्म नहीं होते। दे डू नॉट गेट डिकम्पोज बाय द नेचुरल फोर्सेस प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट like bacteria and fungi। तो these kind of wastes are known as non-biodegradable wastes, which include plastic, polythene, synthetic fiber and many other chemical PVC and many other chemical compounds, glass, metal objects, they are all known as non-biodegradable compounds और substances। तो ये हमारे environment में हज़ारों साल तक रहते हैं और पोल्यूट करते हैं। अगर इन्हें पानी में फेंक दिया जाए तो ये वाटर पोल्यूशन कर देते हैं, इन्हें जला दिया जाए तो ये एयर पोल्यूशन करते हैं, और अगर इन्हें ज़मीन में भी गाड़ दिया जाए तो ये सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं। मीन्स इनको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल है। अब ये हमारे एनवायरनमेंट का ही एक फैक्टर है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को ही ये डिस्टर्ब कर रहा है। इट इज़ रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट ओनली। अब एनवायरनमेंट जो होता है ये भी खैर, अब एनवायरनमेंट में मेनली अगर हम और आगे बात करें तो एनवायरनमेंट में हमें कुछ कंपोनेंट्स पढ़ने हैं कि एनवायरनमेंट किन चीज़ों से बना होता है। तो एनवायरनमेंट कंटेन्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, हमारा जो एनवायरनमेंट है बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। बायोटिक कंपोनेंट में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब इसमें आ जाते हैं। बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स। एबायोटिक
एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको कह ही नहीं सकते पहली बात तो, जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, these all are known as abiotic components, means non living components। आ गई बात आपको समझ में? तो हमारा इन्वायरमेंट एक्चुअली में इन्हीं दोनों का मिक्सचर है। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब आप अपने इन्वायरमेंट में आप देख लीजिए, इन दो चीज़ों के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, लिविंग चीज़ें मिलेंगी जो कि बायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा हैं, और या फिर आपको सब नॉन लिविंग चीज़ें मिलेंगी, तो वो एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट हो गया। तो एंड देयर इज़ अ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज चलता रहता है, एंड दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। किसी भी इकोसिस्टम में को बनाए रखने के लिए मैटर का एक्सचेंज होना, एनर्जी का एक्सचेंज होना काफ़ी ज़रूरी है, और ये उसमें होता भी है। ठीक है, तो अब हम एनवायरनमेंट से आगे बढ़ते हैं। हमने एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट को देख ही लिया है। अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और एक अगला टॉपिक उठाते हैं, दैट इज़ इकोसिस्टम। वो है हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, व्हाट इज इकोसिस्टम? Ecosystem is a self-sufficient, self-contained unit of our environment which is able to sustain life। मतलब एक ऐसी जगह है, इकोसिस्टम हमारे एनवायरनमेंट में एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं और वहाँ पे लाइफ कंटिन्यू होती रहती है। दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। आई बात समझ में आपको? व्हाट इज़ इकोसिस्टम? सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग यूनिट ऑफ आवर एनवायरनमेंट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी कई टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट है, रिवर, लेक, पॉन्ड, दिस ऑल आर ग्रासलैंड, दिस ऑल आर नेचुरल इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल भी होते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम भी होते हैं। एक्वेरियम, एक छोटा मोटा पार्क जो होता है जहाँ पर माली बाग लगाता है, पार्क लगाता है, बगीचे लगाता है, वो भी एक इकोसिस्टम है। एक्वेरियम जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं, वो एक इकोसिस्टम है। तो वो लेकिन मैन मेड इकोसिस्टम है। आ रही बात समझ में? तो हमने इकोसिस्टम और उसके टाइप्स को देखा। अब इकोसिस्टम चलता कैसे? एक इकोसिस्टम में ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ पर सक्सेसफुली लाइफ चलती रहती है। अब बायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट से क्या लेंगे? तो बायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट से एनर्जी लेंगे, मैटर लेंगे, मैटर को लेंगे और मैटर के फॉर्म में ही उनके पास एनर्जी चली जाएगी। मैटर कंज्यूम करेंगे। अब कैसे लाइफ चलती है? आपको मालूम ही है कि ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि समझ लें हम सबसे पहले इस सोलर सिस्टम में एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है सनलाइट से। सनलाइट से एनर्जी, सन से एनर्जी आई, सन से एनर्जी आई, वो तो एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। लेकिन उस एनर्जी को ट्रैप किया, एब्जॉर्ब किया प्लांट्स ने, यानी प्रोड्यूसर्स ने, और उस सोलर एनर्जी को उन्होंने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड फूड सिंथेसाइज हुआ, फूड का मैन्युफैक्चर हो गया प्लांट में। ठीक है, अब फूड आ गया एनर्जी के फॉर्म में, यानी मैटर के फॉर्म में आ गया। अब उसी मैटर को हर्बीवोर्स कंज्यूम करेंगे, एनर्जी आगे भी फ्लो होगी। अब प्लांट्स के पास तो ना रहेगी, तो फिर लाइफ कैसे चलेगी? अकेले प्लांट्स के पास रहेगी तो। हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल विच फीड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। अब हर्बीवोर्स ने खाया, मैटर कंज्यूम किया प्लांट की बॉडी से, और उसको उससे क्या डिराइव हुई? एनर्जी मिली। अब क्या हुआ? छोटे मोटे कार्निवोर्स उस हर्बीवोर को खाएंगे, बिकॉज कार्निवोर तो प्लांट को डायरेक्टली कंज्यूम करेगा नहीं, तो वो इस हर्बीवोर को कंज्यूम कर लेगा, और हर्बीवोर जब कंज्यूम हो जाएगा तो उसको एक बड़ा कार्निवोर कंज्यूम कर लेगा। तो आपने देखा
कि किस तरीके से एनर्जी फ्लो हुई। अब फिर से प्रोड्यूसर पे आते हैं। जो प्रोड्यूसर था यानी प्लांट्स थे, सबसे पहले प्लांट्स ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से उसने सनलाइट ली, ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस अकेले सनलाइट से तो होगा नहीं, एनर्जी तो मिल गई, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लोरोफिल आर द पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द लीव्स विच एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी एंड वो एंटर करेगी कैसे, बाय स्टोमेटा, वो एंटर हो जाएगी। वाटर का एब्जॉर्प्शन, रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो वाटर भी मिल जाएगा और वाटर में डिजॉल्व होकर मिनरल भी पहुंच जाएगा। तो ये सब कहाँ से मिल रहा है, वाटर कहाँ से मिल रहा है, ज़मीन से मिल रहा है, लैंड से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिल रही है, सन एनर्जी सनलाइट से मिल रही है। तो ये सब एनर्जी, ये सब मिनरल मैटर कहाँ से मिला प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, तो ये मैटर मिला और ये मैटर प्लांट की बॉडी में जब आया तो रिएक्शन हुई और तब जाके फूड बन गया। तो इसीलिए प्लांट को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब का यूज़ करके उसने फूड बना लिया और नाउ दैट फूड उसकी बॉडी में मैटर की फॉर्म में आ गया। अब वो मैटर, दैट मैटर विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या करेंगे, उस मैटर को कंज्यूम कर लेंगे एंड दैट एनर्जी विल पास ऑन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। फिर उसको हर्बीवोर खाएगा, कार्निवोर खाएंगे, ओमनिवोर्स के पास जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से मैटर के फॉर्म में एनर्जी फ्लो कर रही है, क्योंकि वो एक दूसरे को इसलिए खा रहे हैं कि उनको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। हर एक इकोसिस्टम में यही चलता है कि एबायोटिक कंपोनेंट से। अब जो कोई भी इकोसिस्टम होगा, इकोसिस्टम के बारे में मैंने बताया कि हर एक इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम हो, उसको बाहर से केवल एक ही चीज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स ओनली वन थिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड दैट इज़ सनलाइट। सनलाइट ले लेने के बाद उसे और कुछ नहीं चाहिए पड़ता, क्योंकि एटमॉस्फेयर से उसको CO2 मिल जाएगी और CO2 एनर्जी नहीं है, एक गैस है। उसने सबसे पहले एनर्जी कहाँ से ली, सनलाइट से। तो एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है हमारे सोलर सिस्टम में वो सन है। सन से ही पहले एनर्जी आई। कार्बन डाइऑक्साइड मिली एटमॉस्फेयर से, वो एक गैस है। वाटर मिला ज़मीन से, वो लिक्विड है। और मिनरल्स भी ज़मीन से मिले। इन सब का यूज़ करके प्लांट्स ने एक प्रोसेस किया, फोटोसिंथेसिस, और इसलिए वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। एवरी फूड चेन बिगिंस विथ प्रोड्यूसर्स। सभी फूड चेन, कोई भी फूड चेन हो, वो प्रोड्यूसर्स से ही स्टार्ट होकर आगे रन करती है। प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी आ गई, उन्होंने सनलाइट से लिया, फोटोसिंथेसिस किया। अब इकोसिस्टम में यही एनर्जी आगे जाएगी किनके पास, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, सभी के पास जाएगी। और फाइनली जितना मैटर और एनर्जी था, फाइनली ये सब मैटर और एनर्जी विल जस्ट कम बैक इनटू द एनवायरनमेंट। ये सब वापस एनवायरनमेंट में ही आ जाता है। तो जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हम अगर एग्जांपल ले लें, कोई भी फूड इकोसिस्टम में कोई भी फूड चेन ले ली मैंने, प्लांट ले लिया, इंसेक्ट, ठीक है, फ्रॉग हुआ और मान लो ठीक है। इंसेक्ट ने क्या किया, इंसेक्ट ने प्लांट को कंज्यूम किया, उसको एनर्जी मिली, मैटर मिला, मैटर के फॉर्म में उसको एनर्जी मिली। इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया। इन दिस फॉर्म एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। आ गई बात समझ में। और कोई भी हो, अल्टीमेटली क्या होता है, अब सबसे पहले प्लांट ने सनलाइट से एनर्जी ली, सन से एनर्जी ली है प्लांट, वो एनर्जी यहाँ पर आई है प्लांट्स के पास, ठीक है। प्लांट्स ने उसको फोटोसिंथेसिस करके अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, एनर्जी फ्लो हो रही है, वहाँ पे जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, जितनी एनर्जी गई अल्टीमेटली जितना और CO2 भी ली है प्लांट ने, वाटर भी लिया है H2O, ठीक है। इस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, मैटर फ्लो कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा,
इन सब की एक दिन डेथ होगी, और इन सब की डेथ के बाद, इन सब की डेथ के बाद क्या होगा बच्चों? डिकम्पोजर्स। आपको मालूम है सनलाइट की एनर्जी से फोटोसिंथेसिस किया, जो मिनरल एब्जॉर्ब हुए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करी। अल्टीमेटली ये सब हमारी बॉडी में आ गया, इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में चला गया बाय द मेथड ऑफ फूड चेन। और अल्टीमेटली जब इन सब की डेथ के बाद, जब इनकी डेथ हो जाएगी, दैट न्यूट्रिएंट्स will again be come to the environment, because ये सारे इन सब की डेथ के बाद now decomposers will come and act on their bodies। ये decomposer आएंगे और इनकी बॉडी पर एक्ट करेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा? जब decomposers इनकी बॉडी में एक्ट करेंगे तो वो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन कर देंगे, एंड ऑल मिनरल्स एंड एवरीथिंग और मैटर एनर्जी विल अगेन कम बैक टू आइदर टू द सॉइल। बहुत सारा मिनरल होगी, सॉइल से भी तो गया था, इस प्लांट की रूट्स ने बहुत सारा मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब किए थे, नाइट्रोजन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। अब वो वापस वो सारे के सारे कहाँ गए? वो सारा मिनरल मैटर डिकम्पोजर ने जब डेड बॉडीज़ को, ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी को जब डिकम्पोज किया, तो सब का सब न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे वो सॉइल में आ गए, कुछ एयर में भी चले गए, कुछ वाटर में भी चले गए, बट जितना भी न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम हुआ था वो सारा न्यूट्रिएंट्स हमें वापस मिल जाता है, वापस ही वो एनवायरनमेंट में ही आ जाता है। इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कि जितना मटेरियल गया था, जितना हमारी बॉडी में है आज या प्लांट की बॉडी में है, हम सब की डेथ के बाद हम लोग कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने हैं, बहुत सारे इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी हमारी बॉडी में हैं, ये सब सॉइल में और एटमॉस्फेयर में वापस पूरे मिनरल्स चले जाएंगे ताकि फिर से लाइफ सपोर्ट कर सके। ये सब सॉइल में आ जाएंगे, आगे चल के इसी सॉइल में यहीं से फिर से एक नया प्लांट लगेगा, नई लाइफ स्टार्ट होगी, तो फिर से वो मिनरल्स अवेलेबल होंगे। तो जितनी भी मैटर का एक्सचेंज है, जितना भी मिनरल है, जितना भी मैटर है, अल्टीमेटली वो सब वापस आ जाता है। कहाँ आ जाता है वापस? फिर से एनवायरनमेंट में आ जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा जनरल इकोसिस्टम कैसे, क्यों इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम ने बाहर से क्या लिया है? सिर्फ सनलाइट, एक सनलाइट सोलर एनर्जी को वो लोग लेते हैं, और इसके बाद इकोसिस्टम कंटिन्यूसली, बिकॉज वो एक सेल्फ एफिशिएंट यूनिट है, तो वो अपने आप लाइफ को सपोर्ट करती है और लाइफ उसमें चलती रहती है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।